एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 7 जजों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से अजीज बाशा के फैसले को पलट दिया, लेकिन नियम और शर्तों के लिए कोर्ट ने नई बेंच बनाने की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस, नियम और शर्तों का फैसला आगे नई बेंच करेगी, यानी 3 जजों की बेंच करेगी। आज का जो फैसला था वो 7 जजों की बेंच का फैसला था, जिसने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया है। हालांकि फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया है और यह फैसला यानी 7 जजों की बेंच ने जो आज फैसला सुनाया है वो 4-3 के बहुमत से फैसला दिया गया है। हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया गया है। नियमों पर 3 जजों की नई बेंच भी बनाई गई है, यानी आज 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया है और यह फैसला जो है वो ये बताता है कि माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू का बरकरार रहेगा। कब तक? जब तक कि 3 जजों की बेंच अगला फैसला नहीं सुना देती, यानी नियम, शर्त और जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस पर अब फैसला 3 जजों की बेंच को लेना होगा, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी दिन था काम का। लिहाजा अब जो नए जस्टिस आएंगे, जस्टिस संजीव खन्ना, वो 3 जजों की बेंच बनाएंगे और 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। यह क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन। सीधे अब चलेंगे झारखंड के सिमडेगा में, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर ये देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अदानी, और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सबका सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, देखो देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया, उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो, हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे, इसको 90% आबादी चलाएगी। और अगर देश को चलाया जा रहा है तो उसमें आदिवासी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग दिखेंगे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है 2 काम हम करेंगे। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। और दूसरा,
ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे। ये मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। अब झारखंड का चुनाव मैंने देखा कि यहां पे हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल MSP धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 kg हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में, और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। अब रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के सांगली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 370 की वापसी चाहती है। 4 पुश्तें आने के बाद भी 370 की वापसी मुमकिन नहीं है। मैं आज बताकर जाता हूं, पवार साहब सुन लो,
जितना जोर लगा दो, संभाजी नगर का नाम वीर संभाजी नगर ही रहने वाला है, कोई नहीं बदल सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सम सीमाएं लांघ दी। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को, मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है, इस क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली वाला पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिसके बाद सदन में घमासान शुरू हो गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के चौथे दिन की हैं। आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। ऐसा करने से उन्हें बीजेपी विधायकों ने रोक दिया। देखते ही देखते विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर विधायक खुर्शीद अहमद को मार्शल्स ने सदन के बाहर निकाल दिया। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर पड़े। उन्हें उठाकर मार्शल सदन के बाहर ले गए तो कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शल ने सदन से बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। खुर्शीद अहमद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। रशीद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान कल भी विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और धक्का मुक्की की। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया। देखिए टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट। तमाम बीजेपी के मेंबर्स जो है वेल में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और लगातार वहां पर इसी तरह के मंजर देखने को मिले। और उसके बाद स्पीकर की तरफ से
मार्शल्स को हिदायत दी गई कि जो भी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेल में उन्हें मार्शल आउट किया जाए और करीबन 11 से 12 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स को जो है मार्शल आउट किया गया और कल भी मार्शल आउट किया गया। और कुछ मेंबर्स से यहाँ बात भी करेंगे। सर, क्या जैसे अंदर सिचुएशन रहा, आज दूसरे दिन भी मार्शल आउट किया गया भाजपा के मेंबर्स को, तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को जो हाउस में चल रहा है? देखिए, आपने देखा जब दूसरे दिन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया और रेजोल्यूशन को एडमिट किया, उसको पास किया ऑनरेबल स्पीकर साहब ने, उसकी मुखालफत की भारतीय जनता पार्टी ने की। प्रोसीजर में कहीं बताया नहीं गया था और बहुत ही गलत तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से उसको लाया गया। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से इसका प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है कि ये गैर संवैधानिक है। और बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कुछ दलों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 370 की बहाली अब कभी नहीं होगी। आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस विल बी द डार्केस्ट डे ऑफ जम्मू कश्मीर। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर है इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी। उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में आतंकियों के खिलाफ 5 एनकाउंटर हुए हैं। इन मुठभेड़ में मारे गए 8 आतंकियों में से 7 पाकिस्तान के रहने वाले थे। देखिए पूरा खुलासा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। कश्मीर घाटी में इस महीने के पहले हफ्ते में कई जिलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 5 बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी 8 आतंकी बेहद खूंखार थे। अब तफ्तीश में खुलासा हुआ कि इन 8 आतंकियों में 7 पाकिस्तानी थे। 2 नवंबर को श्रीनगर के खायनार में सुरक्षा बलों ने लश्कर के बड़े कमांडर उस्मान लश्करी को मार गिराया। उस्मान पाकिस्तानी मूल का कमांडर था और लश्कर के साथ बीते 20 साल से जुड़ा हुआ था। इसी दिन अनंतनाग के लारकू कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसमें एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। तो 5 नवंबर को उत्तरी कश्मीर के बागीपुरा के केटसन में भी एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया था। वहीं 5 नवंबर को ही कुपवाड़ा के लोलाब के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक पाकिस्तानी मूल के आतंकियों को ढेर कर दिया था। 7 नवंबर को सोपोर के पानीपोर में हुए मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। फिलहाल स्थानीय लोगों में आतंकी संगठनों में भर्ती ना के बराबर देखी जा रही है, तो पुराने बचे लोकल मिलिटेंट भी बहुत कम बचे हैं। पाकिस्तान की साजिशों पर कई खुलासे हुए हैं। आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश में जुटे हुए हैं। देखिए TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। बता दें आपको कि सुरक्षा बलों ने कल शाम को ही ये ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद कहा जा सकता है कि ये मुठभेड़ में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद कहा जा सकता है कि ये उत्तरी कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है। एक दिलचस्प जो दृश्य जो पॉइंट हम अब ये आपको बताना चाहेंगे वो यही है कि आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ी एक तरफ से बांडीपोरा, दूसरे तरफ से सोपोर और तीसरे तरफ से कहा जा सकता है कि लोलाब से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं इन ही 3 पॉइंट्स पे जो है रिसेंटली नॉर्थ कश्मीर में एनकाउंटर्स देखे गए। तो निसंदेह अब सुरक्षा एजेंसीज इस फैक्ट को जो है खंगालने पे जुटी है कि क्या ये एक ही ग्रुप था जो बांडीपोरा में जिसके साथ कांटेक्ट हुआ, लोलाब में जिसके साथ कांटेक्ट हुआ और फिर अब सोपोर में कांटेक्ट हुआ। बता दें ये पहाड़ियों का सिलसिला जो है ये विशेषकर कहा जा सकता है कि विभिन्न ज़िलों यानी 3 ज़िलों को उत्तरी कश्मीर के जोड़ता है। और निसंदेह ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुठभेड़ स्थल है बिल्कुल इस पहाड़ियों के दामन में है। तो कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट बताया जा रहा है कि ये संभावित तौर पर यहाँ पे शरण लेने के लिए पहुँचे थे। और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना बढ़ने पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कल ही अमित शाह जी का बयान था
सब कुछ वहाँ चैन, अमन, नियंत्रण में। परसों हुआ था, आज 2 सुरक्षा गार्डों के साथ ऐसा हुआ। इतना झूठ बोला जा रहा है, और यही नहीं, जिम्मेदारी ली है जिन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियां की हैं, उन लोगों ने बाकायदे कहा भी है। तो यानी कि आतंकवादी गतिविधियां पर झूठा बयान है गृह मंत्री जी का। आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। कल भी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने निश्चित रूप से बहुत जोर देकर के ये कहा है कि सरकार आतंकरोधी नीति तुरंत बनाएगी, और लगातार पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आतंकवाद का सफाया करने में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करेगी। महाराष्ट्र चुनाव की गहमा गहमी के बीच पुलिस ने 3 जगहों से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। ये रुपए बैंक में डालने वाली वैन से ले जाए जा रहे थे। विरार इलाके की ये तस्वीर है। इन 6 बक्सों में रुपए भरे हैं। मांडवी पुलिस ने इन्हें इस वैन से जब्त किया है। चुनाव को लेकर चौकसी के दौरान कैश से भरी ये वैन रोकी गई। पुलिस ने कर्मचारियों से रिकॉर्ड मांगा, लेकिन कर्मचारियों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसके बाद वैन को कब्जे में लिया गया और पैसे जब्त किए गए। वैन कर्मचारियों के मुताबिक इन बक्सों में कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए कैश भरे हुए थे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के नया नगर में एक एटीएम वैन पकड़ी गई। इस वैन में मौखिक तौर पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए होने की बात कही गई। पुलिस ने वैन के साथ चल रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया। एटीएम वैन में अवैध रूप से ले जाए जा रहे रुपयों की तीसरी घटना नालासोपारा से सामने आई। पुलिस के मुताबिक वैन से 3.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वैन ड्राइवर के पास रुपयों को लेकर कोई जवाब नहीं था। पैसे किसी एटीएम में डिपॉजिट नहीं किए जाने थे, तो आखिर ये पैसे किसे दिए जाने थे, इसकी जांच जारी है। एक दिन में 3 जगहों से अवैध तरीके से ले जाई जा रही इन रकम को बरामदगी के बाद आशंका जताई जा रही है कि इनका इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। इससे पहले चुनाव आयोग की एजेंसियां राज्य में कुल 280 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बड़ा मुद्दा बन गया है। उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का वादा किया है, तो सीएम शिंदे और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र चुनाव में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान मचा है। उद्धव ठाकरे ने वचननामा में वादा किया है कि सरकार बनने पर धारावी प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे। इस मुद्दे पर अब एक शिंदे का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट रद्द करने और स्टे देने के अलावा कुछ आता है? रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे को विकास और योजनाओं को रोकने वाला नेता बताया। तो किया क्या आपने? 3 साल आपके, 15 साल उनके, 18 साल में सिर्फ बातें करने की बातें ही की। 625 एकड़ में फैली धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। 240 हेक्टेयर की इस बस्ती में 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और 13,000 छोटे बिजनेस हैं। इस छोटे से इलाके में हजारों छोटे छोटे घर बने हैं। धारावी देश के सबसे महंगे इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या के लिए 2 प्लान्स बनाए थे, ये पता चला है। पूरी खबर देखिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की तफ्तीश में लगातार परतें खुल रही हैं। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले पुणे से गौरव विलास अपुणे को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गौरव ने बताया कि बाबा की हत्या के लिए बनाया गया प्लान ए अगर फेल होता तो बी प्लान बैकअप के लिए तैयार था। प्लान ए के फेल होने पर बैकअप प्लान के तौर पर प्लान बी बनाया गया था। पुणे से गिरफ्तार गौरव ने पुलिस को पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। गौरव फायरिंग के अभ्यास के लिए झारखंड भी गया। उसके साथ ही इस मामले में पहले गिरफ्तार आरोपी रुपेश मोहोल भी झारखंड गया था। वहां पर दोनों ने कई राउंड फायरिंग कर अभ्यास किया। इन दोनों को ही मास्टरमाइंड शुभम लोनकर ने अभ्यास करने के लिए भेजा था, तो मास्टरमाइंड शुभम लोनकर ने हथियार मुहैया कराए थे। वैसे क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभी भी झारखंड में उस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभ्यास किया गया। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक गौरव को शूटिंग की प्रैक्टिस झारखंड में करवाई गई थी। गौरव हत्या में प्लान बी के रूप में एक्टिव था। अगर ए प्लान फेल होता तो बैकअप प्लान तैयार था। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ अहम प्रस्ताव दिए हैं, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने दिशा निर्देश देने से पहले ये बताया कि सूबे में महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद कुछ शर्तें तय की गई हैं,
जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है कि अब यूपी में कोई भी पुरुष दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकता। पुरुष दर्जी न ले महिलाओं का नाप। जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर हो, ऐसी जगह पर सीसीटीवी जरूरी। महिलाओं से जुड़े स्टोर में हो महिला कर्मचारी। स्कूल की बस में महिला सुरक्षा कर्मी हो। ये प्रस्ताव 28 अक्टूबर को लखनऊ में हुई महिला आयोग की बैठक में दिया गया है। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। हालांकि महिला आयोग के इस सुझाव को जमीन पर तभी उतारा जा सकता है जब इन्हें स्वीकृत किया जाएगा। आयोग बहुत जल्द इसका मसौदा सरकार के सामने पेश करेगा। आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि ट्रेनर और महिला जिम का वेरिफिकेशन भी होना अनिवार्य है। यूपी महिला आयोग का यह प्रस्ताव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता जताई जाती रही। तो जिम और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनर्स रखने का सुझाव यूपी महिला आयोग ने दिया है। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने इस मसले को लेकर क्या कहा, सुनिए। मेरा मानना यह है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिला होने के नाते, और दूसरा एक महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। जब हर फील्ड में है तो इनमें क्यों नहीं है, जिसमें हम महिलाओं को अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसके तहत भी महिलाओं को सुरक्षा भी होगी और महिलाओं को रोजगार भी। लेकिन जब लिंग भेद की बात होती है, भारत को आगे महिलाओं से कदम बढ़ाकर बात होती है, तो सिक्योरिटी होने जैसे सीसीटीवी बहुत रेलेवेंट सवाल है कि सीसीटीवी की प्रेजेंस में मेजरमेंट होना चाहिए। लेकिन महिला ही महिला का मेजरमेंट करेगी, महिला ही महिला का मेकअप करेगी, ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ये तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसमें महिला या पुरुष में ये नहीं है कि वो बराबर नहीं है, बराबर हैं। ये हमारी सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को महिला आना चाहिए। महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनका हर फील्ड में अधिकार है पूरा। लेकिन ये कौन सा, ये हमारे संस्कार नहीं हमें गवारा करते कि पार्लर में जाएं और पार्लर में जाके जब भी उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनको साड़ी पहना रहे हैं वो लड़के करेंगे। ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है और ये हमारे संस्कार भी नहीं है और हमारी सभ्यता में भी नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश में सीएम की बैठक के दौरान पुलिस वालों ने समोसे खा लिए, जिसकी जांच सीआईडी ने की। बीजेपी ने इस घटना पर हैरानी जताई है और तंज किया है। मुख्यमंत्री के बजाय पुलिस वालों ने समोसा खा लिया तो इसके लिए सीआईडी जांच की जरूरत पड़ गई। हिमाचल प्रदेश की यह घटना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सीआईडी ने समोसा खाने को सरकार विरोधी कृत्य बताया। साथ ही ये भी कहा कि एजेंडे के तहत काम किया गया। ये मामला 21 अक्टूबर का है जब सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी मुख्यालय के दौरे पर थे, जहां सीएम को परोसने के लिए समोसे और केक के 3 डब्बे मंगाए गए थे। लेकिन ये नाश्ता किसके लिए मंगाया गया था, इसको लेकर कंफ्यूजन हो गया और इसी कंफ्यूजन में समोसे पुलिस वालों ने खा लिए, जिसे सीआईडी ने सरकार विरोधी बता दिया। समोसे पर मचे घमासान और सीआईडी जांच को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा सरकार को विकास की कम और खाने की ज्यादा फिक्र है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास मुख्यमंत्री को समोसे पहुंचाने की या समोसे खिलाने की चिंता तो है, परंतु हिमाचल प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता नहीं। और आज दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कठिनाइयों से घबराने वाली नहीं है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। और उन्नाव में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में वक्फ बोर्ड तो है, सनातन बोर्ड नहीं है, सनातन बोर्ड होना चाहिए।
तस्वीरें यूपी के उन्नाव में निकाली गई सनातन यात्रा की हैं। इस सनातन यात्रा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि देश में अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद की बात होगी। गजवा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजवा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। आज बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया। बिहार, यूपी सहित उत्तर भारत के घाटों के किनारे सुबह सुबह छठ व्रती पहुंचे और उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया। बिहार के पटना में ये नजारा देखने लायक था। देख सकते हैं यहाँ पर हम गंगा घाट पर मौजूद हैं। पटना में NIT घाट इसे कहते हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती अभी सुबह का अर्घ्य दे रहे हैं। इसके पश्चात ही ये पूजा विधि जो होती है वो उसका समापन हो जाता है और छठ व्रत का भी इस तरीके से समापन हो जाता है। देशी राजधानी दिल्ली में भी घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता है कि सूर्य देवता को अर्घ देने से सभी कष्ट दूर होते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रशासन की अधूरी तैयारी की वजह से व्रतियों को कष्ट हुआ और उन्हें यमुना में गंदे पानी में उतरना पड़ा। यमुना के जो प्रदूषित जल में लोगों ने यहाँ पर भी उनकी जो आस्था है वो आप साफ देख सकते हैं कि लोगों ने इस झाग के बीच में खड़े होकर या जो सूर्य को अर्घ दिया है। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। लाहौर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं, जहां तक देखिए धुएं में लिपटा है पूरा का पूरा शहर। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। शहर में धुएं की मोटी चादर दिख रही है। हालात ये है कि बिना मास्क के लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि अस्पताल मरीजों की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। जहां देखिए वहां सिर्फ चीख पुकार और मरीजों के दर्द से कराहने की आवाजें आ रही हैं। लोग सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से लाहौर में प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। डॉक्टरों का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाहौर में AQI लेवल 1087 के पार पहुंच गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली इकोनॉमी करार दिया है। इसका एक प्रमाण भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है। 10 साल पहले फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इस दौरान भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आज भारत न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी रिकॉर्ड बना दिया है। देश के इतिहास में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 70,000 करोड़ डॉलर के पार चला गया है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 27 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1250 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 70,500 करोड़ डॉलर हो गया। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में होने वाली हलचल से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद करता है।